हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। देखिए मित्र, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो संविधान का 5वां भाग संघ, जिसमें आपने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा और मंत्रिपरिषद के बारे में आपने अनुच्छेद नंबर 75 तक देखा था। क्लियर। आज हम कुछ देखेंगे कार्यपालिका से संबंधित, जो मंत्रिपरिषद है उससे संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद, इसमें कुछ अनुच्छेद बचे हुए थे, वो अनुच्छेद आज हम देखेंगे। और वो अनुच्छेद आप जानते हैं कि एक 76 और 77 और 78, ठीक है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं, तो आइए देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 76। जी हाँ, अनुच्छेद नंबर 76। अनुच्छेद नंबर 76 में किसके संदर्भ में बात की गई है? तो महान्यायवादी। जी हाँ, महान्यायवादी। बात किसकी हो रही है? केंद्र सरकार की बात हो रही है। और यही बात अगर हम राज्य सरकार में करें तो महाअधिवक्ता। और ये महाअधिवक्ता की बात करें तो इसका जिक्र अनुच्छेद नंबर 165 में किया गया है राज्य सरकार में। और महान्यायवादी शब्द केंद्र सरकार में जो उपयोग किया गया है, ये किया गया है किसमें? 76 में। तो महान्यायवादी से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, आइए हम वो देख लेते हैं। देखिए, महान्यायवादी के संदर्भ में देखें तो महान्यायवादी बनने की योग्यता क्या है? तो ऐसा कहा जाता है कि महान्यायवादी बनने की वही योग्यता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है, ठीक है, न्यायाधीश की होती है। या ऐसा नागरिक जो राष्ट्रपति के निगाह में कानून का जानकार हो, ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी के पद के लिए चुना जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कहें, जिसको उच्च न्यायालय में 5 साल न्यायाधीश पद का अनुभव या उच्च न्यायालय में 10 साल अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो या 10 साल के अधिवक्ता के रूप में अनुभव, ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जा सकता है। महान्यायवादी के संदर्भ में दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि ये एक तरीके से राष्ट्रपति के लिए, जी हाँ, राष्ट्रपति या भारत सरकार के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति या भारत सरकार के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है, ये आप जानते रहिएगा। अगला पॉइंट आपको ये जानना है कि महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। किसका? महान्यायवादी। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। अब क्यों निश्चित नहीं होता है? इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है क्योंकि इसका पद राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर निर्भर करता है, यानी कि दया कृपा पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रसाद प्रयत्न पर निर्भर करता है किसका पद? महान्यायवादी का। इसलिए इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। महान्यायवादी अनुच्छेद नंबर 88 में है। अनुच्छेद नंबर 88 के तहत
महान्यायवादी, महान्यायवादी, जी हाँ महान्यायवादी, अनुच्छेद नंबर 88 के तहत महान्यायवादी संसद में न केवल भाग ले सकता है, बल्कि बोल भी सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता है, और जो फैसिलिटी, जो सुविधा संसद के सदस्यों को प्राप्त होती है, वही फैसिलिटी भारत के महान्यायवादी को भी प्राप्त होती है जब वह संसद के सदस्य के रूप में भाग लेता है। क्लियर? लेकिन ध्यान रहे, भाग ले सकता है, बोल भी सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो महान्यायवादी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला, महान्यायवादी कोई सरकारी सेवक नहीं होता है, ये सरकारी सेवक नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा, सरकारी सेवक नहीं होता है। तो इसलिए यह निजी अभ्यास या प्रैक्टिस कर सकता है, निजी अभ्यास वकालत के रूप में क्या कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन सरकार के खिलाफ किसी को परामर्श नहीं दे सकता है, निजी अभ्यास कर सकता है, इसको छूट है। क्यों? क्योंकि ये सरकारी सेवक नहीं है, लेकिन सरकार के खिलाफ किसी को परामर्श भी नहीं दे सकता है, ये शर्त है। क्लियर? किसके संदर्भ में? महान्यायवादी के संदर्भ में है। तो इस तरीके से महान्यायवादी आपको समझ में आ गया होगा। और इसको हटाने का कार्य कौन करता है? तो आप जानते हैं, राष्ट्रपति इसको हटाने का कार्य करता है। जो स्थिति महान्यायवादी की केंद्र में होती है, वही राज्य में स्थिति महाअधिवक्ता की होती है, और इसका उपबंध अनुच्छेद नंबर किसमें किया गया है? अनुच्छेद नंबर 165 में किया गया है। तो ये महान्यायवादी से रिलेटेड हैं जो आपको पता होना चाहिए। आइए अब देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 77। देखिए, अनुच्छेद नंबर 77 कोई विशेष इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको बस इसमें इतना ही बता दिया जाएगा कि इसमें सचिवालय का क्या किया गया है? उपबंध किया गया है। सचिवालय का उपबंध किया गया है। ठीक है, यानी जो केंद्रीय सचिवालय है, तो केंद्रीय सचिवालय की जो बात कही गई है वो किसमें की गई? अनुच्छेद नंबर 77 में की गई है। इम्पोर्टेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद नंबर 78 है। ठीक है, इसके बारे में सुन लीजिए। हालांकि मैंने राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में बताया भी था। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो प्रधानमंत्री होता है, पीएम मंत्रालयों या विभागों की समस्त सूचना को, ठीक है, समस्त सूचना को राष्ट्रपति तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पीएम मंत्रालयों और विभागों की समस्त सूचनाओं को राष्ट्रपति तक पहुंचाने के लिए कार्य करता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तो इस तरीके से बहुत छोटा सा वीडियो है। इस तरीके से कार्यपालिका व मंत्रिपरिषद समाप्त होता है। नेक्स्ट टाइम हम संसद पर एक वीडियो लेकर आएंगे और संसद से संबंधित सदस्यों की संख्या व उसकी संरचना पर चर्चा होगी, उसके अधिकारियों के बारे में चर्चा होगी, अध्यक्षों के बारे में चर्चा होगी। ठीक है, उनके योग्यताओं के संदर्भ में बारे में चर्चा होगी। तो संसद से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों की चर्चा आपके सामने होगी जहां से प्रश्न बनते हैं। तो नेक्स्ट टाइम
एक नए वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।